डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दूसरे राउंड की बातचीत से ईरान का इंकार, अमेरिका पर अत्यधिक मांगे रखने का आरोप लगाया। कहा अमेरिकी नाकेबंदी हटे तभी बातचीत संभव। ओमान सागर में अमेरिका ने मालवाहक जहाज को किया जब्त। ईरान ने अमेरिका को बताया समुद्री डकैती। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र कल पास हुआ था प्रस्ताव। आज प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा। 3 साल बाद झारखंड के दलमा सेंचुरी में 38 हाथियों का झुंड लौटा। पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर से हाथियों ने की घर वापसी। मानव हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां शांति वार्ता से ईरान का इंकार। दूसरे राउंड की बातचीत से ईरान का इंकार। ईरान ने अमेरिका पर अत्यधिक मांगे रखने का आरोप लगाया। अमेरिकी नाकेबंदी हटे तभी बातचीत संभव, बोला ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत पर अनिश्चितता बढ़ गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल इस वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर जो खबरें चल रही हैं वे सही नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने का आदेश दिया है, जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। ईरान ने अमेरिका पर अत्यधिक मांगे रखने का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक अमेरिका की अव्यवहारिक शर्तें, बार बार रुख बदलना और विरोधाभासी बयानबाजी बातचीत में बाधा बन रही है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन है और इससे हालात और खराब हो रहे हैं। तेहरान का कहना है कि इन परिस्थितियों में सकारात्मक बातचीत की संभावना बहुत कम है। ईरान ने अमेरिका पर ब्लैक ब्लेम गेम खेलने का भी आरोप लगाया है। उसने कहा कि अमेरिका जानबूझकर ये खबर फैला रहा है कि ईरान बातचीत में शामिल होगा ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। इस बीच अमेरिकी नाकेबंदी और एक ईरानी जहाज पर कार्रवाई ने तनाव और बढ़ा दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इसका जवाब देगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया कि वह जब तक नाकेबंदी नहीं हटती तब तक बातचीत संभव नहीं है। Talking about Iran later, we have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years, and nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well, and we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, you know, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. The roadside bomb. Soleimani, I killed Soleimani. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ओमान सागर में टकराव। अमेरिका ने मालवाहक जहाज को किया जब्त। ईरान ने अमेरिका को बताया समुद्री डकैती। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। वार्ता से पहले तनावपूर्ण स्थिति। ओमान सागर में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके मालवाहक जहाज तोस्का पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तेहरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया, देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य मुख्यालय हजरत खतम अल अंबिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने ओमान सागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी जहाज पर हमला किया। बयान के अनुसार अमेरिकी मरीन ने
जहाज पर चढ़कर उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया और उसे जब्त कर लिया। वहीं अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। अमेरिका का दावा है कि मालवाहक जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को पेशेवर और संतुलित बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाज पर अमेरिकी मरीन तैनात हैं और वे अंदर की जांच कर रहे हैं कि उसमें क्या सामग्री मौजूद है। इस जहाज का नाम तोस्का बताया जा रहा है। यह घटना उस समय सामने आई जब ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही थी। व्हाइट हाउस के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और उनके साथ स्टीव विस्फोक और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। उन्होंने पहले दौर की लंबी वार्ता में भी भाग लिया था। तो आपको बता दें, अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को पेशेवर और संतुलित बताया है। उन्होंने कहा है कि जहाज पर अमेरिकी मरीन तैनात है और वे अंदर की जांच कर रहे हैं कि उसमें क्या सामग्री मौजूद है। इस जहाज का नाम तोस्का बताया जा रहा है। यह घटना उस समय आई है, आपको बता दें, कि जब ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही थी। व्हाइट हाउस के अनुसार उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र। रविवार को कैबिनेट ने विशेष सत्र का प्रस्ताव पास किया। आज प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा। यूपी की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। रविवार को कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया। आज इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार का मुख्य मकसद महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करना है। नियम के मुताबिक सत्र से 7 दिन पहले विधायकों को सूचना देनी होती है, इसलिए सरकार ने बिना देरी किए कैबिनेट बॉय सर्कुलेशन से फैसला ले लिया है। सरकार की रणनीति भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहती है। 30 अप्रैल के सत्र में सरकार बताएगी कि विपक्ष कैसे महिलाओं के सशक्तिकरण में रुकावट डाल रहा है। चर्चा है कि विपक्ष के रवैये पर सदन में निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विपक्ष का रुख सपा और दूसरे विपक्षी दल कोटा के भीतर कोटा की मांग उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सत्र में योगी सरकार महिला वोटरों को संदेश देना चाहती है कि भाजपा ही उनकी असली हितैषी है। सत्र में सरकार महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन पर अपने काम भी गिनवाएगी। कुल मिलाकर 30 अप्रैल का सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी सियासी टक्कर का मंच बनने वाला है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से 30 अप्रैल को विशेष सत्र प्रस्ताव किया होगा, उस पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे और इस दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पे बात उठाई जाएगी। आनंद, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि सत्र में सरकार महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन पर अपने काम भी गिनवाएगी। कुल मिलाकर 30 अप्रैल का सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी सियासी टक्कर का मंच बनने वाला है। तो आपको बता दें कि विपक्ष का रुख सपा और दूसरे विपक्षी दल कोटा के भीतर कोटा की मांग उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सत्र से योगी सरकार महिला वोटरों को संदेश देना चाहती है। एक बार फिर से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, विशेष सत्र 30 अप्रैल को प्रस्तावित होने वाला है। वहीं 30 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो क्या सियासत गर्मा जाएगी? क्या आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो महिला आरक्षण का बिल था संसद में गिरा है, उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि इसको पूरी तरह से भुनाया जाए और जनता के बीच ये संदेश दिया जाए कि जो सत्ताधारी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए वो महिलाओं के जो अधिकार है उसका पक्षधर है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार अटका रहा है और तमाम जो महिलाओं के
पास है उनके अधिकारों से उसको लेकर विपक्ष खिलवाड़ कर रहा है और यही कारण है कि 30 अप्रैल को जब विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो भाजपा नीति सरकार है उत्तर प्रदेश की वो विपक्ष को खास करके अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी जिसने मुखर होकर विरोध किया है उसको घेरा जाए और महिलाओं के बीच स्पष्ट तौर पर संदेश दिया जाए कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, विपक्ष की नीतियां हैं, वो महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां दलमा में 38 हाथियों का झुंड लौटा। 3 साल बाद दलमा में 38 हाथियों का झुंड लौटा। पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर से हाथियों ने की घर वापसी। मानव हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 38 हाथियों का झुंड अपने पारंपरिक एलिफेंट कॉरिडोर से वापस पहुंचा है। 38 हाथियों के झुंड में 5 बच्चा शामिल है। इससे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय बाद दलमा जंगल में हाथियों की चिंगाड़ गूंजने वाली है, जो प्राकृतिक संतुलन के लिहाज से भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हाथियों का यह एक झुंड पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित काकराझोर, बुरीडी, नरसिंहपुर, सुकलाड़ा, डालापानी, आमदा पहाड़ी मार्ग से होते हुए दलमा के अंदर जलस्रोत मंझला बांध के पास पहुंच गया। यह वही पुराना रास्ता है जिससे होकर हाथी वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास तक आते जाते रहे हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया है कि बीते 3 वर्षों में हाथियों के भटकने के कारण चाकुलिया, बहरोगोड़ा और घाटशिला के रिहायशी इलाकों में जान माल का नुकसान बढ़ गया था। हाथियों का अपने पारंपरिक मार्ग से विचलित होना ही मानव हाथी संघर्ष की बड़ी वजह बना। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम लगातार सक्रिय थी। रात के समय मशाल, धुआं, पटाखे और ड्रैगन टॉर्च का इस्तेमाल कर हाथियों का आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने की कोशिश की गई। अब जब हाथियों का झुंड अपने पुराने कॉरिडोर से दलमा लौट आया है तो उम्मीद है कि भविष्य में जान माल का नुकसान में कमी आएगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, बहुत ही अच्छी खबर है कि 38 हाथियों का झुंड वापस लौट आया है। कि जिस तरीके से वन्य जीव काफी परेशानी हो रही थी लोगों को, हाथियों के झुंड जहां लोग परेशान हो रहे थे। देखिए अंकिता, मैं बताऊं पिछले कई साल से यानी 2-3 सालों से लगातार झारखंड में हाथी और मानव का जो टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा था। कई एक घटनाएं हुई हैं जिसमें जो है हाथियों के द्वारा, जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को, फसलों को, उनके जान माल को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके लिए सरकार भी पूरी तरह गंभीर थी। अब इसके लिए कुछ नियम कानून भी लाए जा रहे हैं। जो पहले जो अनुग्रह जो राशि होती थी, मुआवजा जो मिलता था, उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार जो है पहले जो 2 लाख रुपया मिलता था अब इसको 10 लाख रुपए तक के किया गया है। इसके लिए कि अगर कोई हाथियों के द्वारा अगर उसकी मृत्यु होती है तो उनको तुरंत 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 15 दिनों के बाद 4 लाख रुपया दिया जाएगा और उसके बाद जो है उनको 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट उनको दिया जाएगा। ये सरकार वन विभाग के द्वारा राज्य सरकार को ये भेजी गई है। क्योंकि हाल के दिनों में ये घटनाएं काफी बड़ी हैं तो राज्य के विभागीय मंत्री को दिया गया है और इसको अनुमोदन के लिए दिया गया। ये तुरंत बाद ही ऐसा हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री इस पर लगातार इन्होंने कहा है कि जो भी हाथियों के द्वारा, जो वन प्राणियों के द्वारा जो मुआवजा मिलेगी उनको तुरंत ही भुगतान किया जाए। यानी लबो लुभाव ये है कि ये जो हाथियों के द्वारा होता, एक्चुअली में होता क्या था कि ये जो 3 महीनों का, ये 3 साल से, पिछले 3 साल से जो पश्चिम बंगाल के रास्ते इन लोग जो आमदा और पहाड़ी मार्ग से होकर एक जो रास्ता इनका होता था उससे ये भटक गए थे। तो उसको भटकने के कारण ये जो अपने पारंपरिक जो रास्तों से जब ये भटकते हैं तो इनको ये इनके रास्ते में जो मानव आते हैं, जो वैसे लोग आते हैं, उनको ये हाथी कुचल देते हैं और उग्र हो जाते हैं। इसी कड़ी में जो है अब इसमें एक सफलता मिली है कि अब किसी तरीके से इनको जो है दलमा में जो है अभयारण्य दलमा जो सेंचुरी है उसमें 38 हाथियों का झुंड जो है वो वापस आ गया है। जी ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां टीसीएस मामले पर जांच जारी। 8 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय महिला आयोग भी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी।
टीसीएस ने जांच के लिए अलग पैनल गठित किया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मामले में अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों में कंपनी के अलग अलग स्तर के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की 4 सदस्यीय टीम नासिक पहुंची थी। टीम ने मौके पर जाकर विस्तृत जांच की। इस दौरान आयोग की सदस्यों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से केस की प्रगति पर चर्चा की। पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए और टीसीएस प्रबंधन से भी पूछताछ की गई। एनसीडब्ल्यू जल्द ही अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में आरोपों की सच्चाई और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। फरार आरोपी हैं। इस केस में नामजद एक महिला आरोपी निदा खान फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई बाकी है। टीसीएस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने आंतरिक स्तर पर जांच के लिए एक अलग पैनल गठित किया है। साथ ही निष्पक्ष जांच के लिए डिलॉयट और ट्राइलीगल जैसे बाहरी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। कंपनी का कहना है कि उसके पॉश कमेटी और अन्य आंतरिक शिकायत निवारण चैनलों में इस तरह की कोई शिकायत पहले दर्ज नहीं कराई गई थी। फिर भी टीसीएस ने भरोसा दिलाया है कि वह पुलिस और सभी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर्वजीत, जैसे कि टीसीएस में 8 आरोपी पकड़े गए हैं, में बताया जा रहा है कि जो बाकी जितने भी आरोपी हैं वो अलग अलग कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिसमें शामिल है। जिस तरह से अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, हालांकि 7 से 8 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इसमें और भी जो आरोपी की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नेशनल वुमेन कमीशन की जो टीम है वहां पे पहुंची थी, जो वहां पे पूरा जो कंपनी का मुआवजा लिया गया, वहां पे जायजा लिया गया, कंपनियों के कर्मचारियों से बात की गई है। हालांकि जब उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें साफ हो पाएगा कि उनकी जांच में क्या रिपोर्ट आती है। वहीं नासिक पुलिस की तरफ से एक एसआईटी टीम गठित की गई है जो फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। निदा खान की जो आरोपी है उनके जो घर पे मुमरा में वहां पे पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस की जो 3 टीम है अभी भी उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि वो बचाव के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, लेकिन जो एसआईटी की टीम है इस मामले को पूरी तरह से जांच करते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि इंट्रोगेशन में और भी इसमें और अपील भी की गई है कि और भी अगर महिलाएं इसमें अगर वो सामने आती हैं तो उनका भी जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। हालांकि अब तक 9 एफआईआर है और भी एफआईआर दर्ज होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की स्ट्रिक्टली जांच कर रही है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर को करेंगे जहां संभल शाही मस्जिद मामले सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश देना निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें, संभल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, आज जैसे कि बताया जा रहा है कि आज सुनवाई होनी है कोर्ट में इसको लेकर। वहीं पिछली सुनवाई की बात करें, क्या आदेश आया था, इस बारे में क्या बातचीत हुई थी?
संबल शाही जामा मस्जिद में निचली अदालत ने जो कमिश्नर सर्वे कोर्ट अपॉइंटमेंट की बात कही थी उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। मुस्लिम पक्ष इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक अंतरिम आदेश है, इसमें बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। और जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि जो निचली अदालत है उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे अपॉइंट करने का अपॉइंटमेंट का आदेश दे सके। वहीं हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि चूंकि ये जो परिसर है संबल शाही जामा मस्जिद, ये ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है और वहां पे अगर सर्वे कराया जाता है तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो उल्लंघन नहीं है। ऐसे में जो निजी देश और कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था, इससे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि क्या जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सर्वे कराए जाने का जो आदेश दिया गया है वो उठे या नहीं। वही हम आपको ये भी बता दें कि जो सर्वे है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश जारी करता है तो ये जरूर है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे तो हो गया है, लेकिन उसके आदेश की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर कोर्ट इसको रद्द कर देता है। तो अब इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई आदेश जारी करता है कि निचली अदालत का कमिश्नर कोर्ट सर्वे का अपॉइंट किया जाना और सर्वे कराया जाना उचित था या नहीं। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, संबल शाही मस्जिद सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।